मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे गुप्त वंश के बारे में। तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था श्री गुप्त के बारे में, जिसका शासनकाल 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक रहता है। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्री गुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में मिलता है। इसने महाराज की उपाधि धारण करी थी। उसके बाद में हमने घटोत्कच के बारे में पढ़ा, जिसका शासनकाल 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक रहता है। इसने भी महाराज की उपाधि धारण करी थी और कहा जाता है कि यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका शासनकाल बता ही चुके हैं, 280 से लेकर 319वीं तक रहा है और उसके बाद में जो इसका शासन था वो मगध के आसपास क्षेत्र तक सीमित था। उसके बाद में हमने पढ़ा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जिसका शासन 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक रहता है। चंद्रगुप्त प्रथम एक प्रतापी सम्राट था। उसके समय में प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया और विवाह के उपरांत गुप्त वंश की जो प्रसिद्धि थी काफी बढ़ने लगी। सर्वोच्च शासन के लिए प्रयोग में ली जाने वाली उपाधि महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण करी थी। इसके बाद में हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। चंद्रगुप्त के बाद में यह राजगद्दी संभालता है। समुद्रगुप्त के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि रहता था, हरिसेठ, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसमें समुद्रगुप्त से संबंधित राज्याभिषेक, दिग्विजय और व्यक्तित्व पर विशद प्रकाश डाला गया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है और गायन संगीत में दक्षता होने के कारण गुरु तुम्बुरु और नारद को लज्जित करने वाला, लाख गायों का दानी, उच्च कोटि का विद्वान, विद्या का संरक्षक और धर्म का प्राचीर कहा गया है। एरण अभिलेख में उसे पराक्रम और विजय का स्रोत कहा गया है। अश्वमेध प्रकार के व वीणा बजाते हुए सिक्के इसकी हमें जानकारी प्रदान करते हैं। श्रीलंका का राजा हुआ करता था मेघवर्मन, जिसने गया में बौद्ध मठ बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। उसके बाद में हमने समुद्रगुप्त की विजय के बारे में पढ़ा। इसने आर्यवत, गंगा, यमुना के दोआब पर सैनिक अभियान किया। दिग्विजय का उद्देश्य लेकर चला था। इसने उत्तर भारत के शासक थे, उनको अधीन करने के लिए राजप्रभुत्वोद्धरण की नीति अपनाई तथा दक्षिण भारत के राजाओं को अधीन करने के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की जो नीति है वो अपनाई थी। इसका इतना डर था कि जो आसपास के शासक थे उन्होंने इसके डर की वजह से इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और युद्धों को नहीं किया। शांति के साथ में इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक रहता है। गुप्त राजाओं में समुद्रगुप्त का जो पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय है, सर्वाधिक शौर्य और वीरोचित गुणों से संपन्न था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। यह स्वयं बाकाटक नरेश की जो पुत्री, बाकाटक नरेश जिसका पुत्र होता है रुद्रसेन द्वितीय, इससे अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और स्वयं भी नागवंश की कन्या कुबेर नागा से विवाह करता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कुमारगुप्त का शासनकाल 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में यह गद्दी संभालता है। ह्वेनसांग ने कुमारगुप्त को शक्रादित्य नाम दिया है और इसके शासनकाल में पुष्यमित्र ने विद्रोह किया और उस विद्रोह को इसने दबाया। इसकी जानकारी हमें स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलती है। इसके बाद में एक और प्रसिद्ध काम था नालंदा विश्वविद्यालय का। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त ही रहे होंगे। इसके बाद में हमने पढ़ा स्कंदगुप्त के बारे में, जिसका शासनकाल 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक रहता है। इसके शासनकाल में मलेच्छों ने आक्रमण किया था। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात की हमें जानकारी मिलती है। गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है, इसका पुनर्निर्माण करवाता है। और फिर उसके बाद में हमने सुदर्शन झील के बारे में पढ़ा था कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होता है। रुद्रदामन के द्वारा भी इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है और गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है। गुप्त कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी हमने बात करी थी। तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नाचना कोठार का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर इत्यादि मंदिर
गुप्त काल के दौरान ही बनाए गए थे। उसके बाद में हमने मूर्ति कला के बारे में जाना। जो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र क्षेत्र है, ये मूर्ति कला के विशेष केंद्र हुआ करते थे। चित्रकला के बारे में जाना। जो अजंता के चित्र है, जिसमें गुफा नंबर 16 जिसमें मरणासन राजकुमारी के चित्र है, यशोधरा, राहुल और अवलोकेश्वर के चित्र हैं। गुफा संख्या 17 को चित्रों की चित्रशाला की संज्ञा दी गई है। और इस गुफा में माता और शिशु का जो चित्र है सर्वोत्कृष्ट है। बाघ में 9 गुफाएं मिली हैं जो अपनी भित्ति चित्रकला के लिए, लौकिक जीवन से संबंधित होने के लिए काफी प्रसिद्ध रही है। समुद्रगुप्त का बीड़ा लिए हुए सिक्कों पर अंकित किया जाना उसके संगीत प्रेम को भी दर्शाता है। साहित्य के बारे में पढ़ा हमने, तो साहित्य में भास का स्वप्नवास दत्ता, शूद्रक का मृक्षकटिकम, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम इस दौरान लिखे गए प्रमुख ग्रंथ थे। और इसके बाद में अमर सिंह ने अमरकोश लिखा, चंद्र गोविंद ने व्याकरण लिखा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, सांख्यकारिका व दिग्नाग ने प्रमाण सामुच्चय लिखा, और बागपति राज ने गोहड़वो लिखा, प्रवर सेन ने सेतुबंध लिखा इत्यादि हमें ग्रंथ देखने को मिलते हैं जो गुप्त काल की ही देन था। उसके बाद में हमने हिंदू विधियों के बारे में पढ़ा। गुप्त काल में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो कुमार गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी थे जो विभिन्न विदेशों से आकर हमारे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पर गणमती, स्थिरमती और शीलभद्र नाम के प्रसिद्ध कुलपति रहे थे। उसके बाद में हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा। 10 गीतिक सूत्र, आर्याष्टक, शतक ग्रंथों की रचना हुई। पृथ्वी गोल है, उस वह अपने धुरी पर घूर्णन करती है इत्यादि सिद्धांत इसी काल में दिए गए। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम ने भाष्य नामक ग्रंथ लिखा। आर्यभट्ट ने भी कई ग्रंथ लिखे। बरहामिर ने पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक इत्यादि ग्रंथों की रचना की। और जो वर्गमूल और घनमूल है ये निकालने की पद्धति थी। उसके बाद में बांग भट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की जो कि एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है। उसके बाद में पलकाव्य ने हस्तायुर्वेद नाम का एक ग्रंथ लिखा जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है। कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन एवं अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नागार्जुन जो कि रसायन और धातु विज्ञान से संबंधित थे, उन्होंने सोना, चांदी इत्यादि खनिजों से रोगों के निवारण होने का प्रमाण दिया। आर्थिक जीवन के बारे में हमने बात करी थी कि जो बृहत संहिता है, बृहत संहिता में बीजों की गुणवत्ता और धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उल्लेख मिलता है। कृषक क्रम से वर्षा पर निर्भर करते थे, इतना उल्लेख मिलता है। पशुपालन यहाँ पर कई प्रकार के पालतू पशु थे जैसे कि भैंस है, ऊंट है, बकरी है, भेड़, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि पाले जाते थे। बैल था वो हल चलाने के लिए और सामान ढोने के काम में आता था। उद्योग और शिल्प के बारे में पढ़ा। और फिर इसके बाद में हम श्रेणी संगठन के बारे में पढ़े कि श्रेणी संगठन क्या था। बृहत संहिता है, इसमें 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख मिलता है। श्रेणी संगठन जो शिल्पी, उद्यमी और व्यापारी संगठित होते थे उन्होंने क्या किया, अपने अपने संघ बना रखे थे। तो इन संघों को श्रेणी, निगम या फिर गण कहा जाता था। शिल्प श्रेणियां के सदस्य होते थे, उन्हें निगम कहा जाता था। और जो व्यापारिक समितियां थी उनको भी निगम ही कहा जाता था। गुप्त काल में व्यापार और उद्योग, आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों का ही प्रचलन था। उज्जैन, भड़ौच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिछत्रपुर, कौशाम्बी इत्यादि महत्वपूर्ण नगर थे। इन सब में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि देश के हर कोने से उज्जैन की तरफ रास्ते खुलते थे। पेशावर, मथुरा, उज्जैन, पैठान मुख्य व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर के आए। विदेशी व्यापार, चीन का जो रेशम था वो चीनाशुंग के नाम से जाना जाता था। भारत के बाजारों में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ करता था। रोमन साम्राज्य का जब पतन हो जाता है तो पश्चिमी विदेशी व्यापार में पुनः यहाँ बैजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना के बाद में वृद्धि हो जाती है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में रेशम और मसाले हुआ करते थे। वर्तमान का जो भड़ौच है पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। कैंपे, सोपार, कल्याण बंदरगाह थे। पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह थे उनमें घंटशाला, कंदूरा,
गंगा के मुहाने पर ताम्रलिप्ति स्थित था। ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत में होने वाले समुद्री व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। इस तथ्य को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य एशिया का प्रमुख केंद्र स्थल था तथा विश्व के जो सामुद्रिक देश है वह सर्वप्रथम सामुद्रिक शक्ति के रूप में प्रसिद्ध था। राजस्व के स्रोतों में यहाँ पर भाग, भोग, उपरी कर और उद्रण 4 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। भाग, राजा जब भूमि का उत्पादन होता था तो भूमि के उत्पादन से जो भी उपज प्राप्त होती थी उसका आधा भाग राजा को टैक्स के रूप में दिया जाता था। भोग, जब राजा को किसी चीज की जैसे कि फल, फ्रूट इनकी जरूरत होती थी या सब्जियों की जरूरत होती थी वह भोग के रूप में राजा को टैक्स के रूप में दी जाती थी। उपरी कर और उद्रंग ये भी एक प्रकार के विशेष कर थे जिनका उल्लेख हमें गुप्त वंश के दौरान मिलता है। राजस्व का कुल भाग का 1/4 से 1/6 भाग होता था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। फाहियान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। उन्होंने गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता, सरल दंड व्यवस्था, घरों में तालों का अभाव, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना इत्यादि बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने एक बात और बताई है, वो एक कथा का भी जिक्र करता है। वो फाहियान कहता है कि एक बार मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी डोकरी जो होती है वो एक पोटली में सोना चांदी विभिन्न प्रकार के आभूषण भर के और रात्रि को आराम से निकल रही है। ना उसको किसी ने लूटा, ना कोई चोरी हुई, ना कोई डकैती हुई और वो बेझिझक आराम से अपना रास्ता तय कर पा रही है। इससे अनुमान लगता है कि चोरी, लूटपाट जैसे जो दोष थे वो दोष गुप्त काल में नहीं थे। निसंदेह गुप्त कला, वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के अवतरण, पल्लवन एवं मुद्रा प्रसारण में समग्र रूप से प्रकृति का युग था। श्री अरविंद ने इसके बारे में लिखा है कि भारत ने अपने प्राचीन इतिहास में अपनी जीवन शक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में इतना पल्लवित होते हुए मैंने कभी नहीं देखा जितना कि गुप्त काल में विकास हुआ है। फाहियान के द्वारा जो भारत का वर्णन होता है उसके बारे में एक बार देखा है कि चीनी यात्री फाहियान था। वो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत का भ्रमण करता है। उसने भारत की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक स्थिति का वर्णन किया है। तत्कालीन समाज में शाकाहार का प्रचलन था। सामान्यतः जनता लहसुन प्याज का सेवन नहीं करती थी। अस्पृश्यता की जो भावना थी वह विद्यमान थी, परंतु आम जनता का जो जीवन था वह सादगीपूर्ण था और अहिंसक था। बौद्ध धर्म सीमावर्ती राज्यों में उन्नति पे था जबकि वह अपने प्रमुख स्थानों पर अपनी महत्ता खो रहा था। समाज में धार्मिक समानता विद्यमान थी। ब्राह्मण धर्म सबसे उन्नत अवस्था में था। प्रजा दान धर्म करती, पाप पुण्य, लोक परलोक, पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। प्रजा सुखी थी, करों का इतना बोझ नहीं था। दंड व्यवस्था थी वो कठोर थी। अपराध बिल्कुल ही कम होते थे। चोर और डाकुआ का किसी भी तरीके से कोई भय नहीं था। राज्य प्रजा के निजी विषयों में हस्तक्षेप नहीं करता था और जो प्रसिद्ध नगर थे जैसे कि श्रावस्ती है, वैशाली है, कौशाम्बी उजड़ने लगे तथा उनके स्थान पर जो व्यापारिक नगर हैं, उज्जैन है, कन्नौज है आदि समृद्ध हो गए तथा व्यापार था वो काफी उन्नत अवस्था में था। मुख्यतः कौड़ियां वस्तुओं के विनिमय का आधार हुआ करती थी और पाटलिपुत्र के जो निवासी थे काफी संपन्न अवस्था में थे। दान देने और जनहित कार्यों के लिए हमेशा वो लोग तैयार रहते थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो गुप्त काल था प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहने के पीछे कई कारण हैं जो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो यह मूर्ति कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट अवस्था में था। दूसरी बात, वास्तुकला के क्षेत्र में भी इसने काफी उन्नति की। तीसरी बात यह है कि धार्मिक क्षेत्र में भी वह काफी उन्नत अवस्था में था। इसने विज्ञान, भौतिकी इत्यादि क्षेत्रों में भी अपने प्रशंसनीय कार्य किए थे। इसीलिए गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आज हमारा गुप्त काल खत्म होता है। जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो हम हर्षकालीन भारत पढ़ेंगे। हर्ष जो कि एक प्रतापी सम्राट के रूप में जाना जाता है और इसका शासन काल भी बहुत अच्छा था। हर्ष के शासन काल में भी बौद्ध काल
बहुत उन्नति किया। बौद्ध धर्म के रूप में उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके कारण हर्ष को अगर द्वितीय अशोक कहें तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।